पहली बात तो ये कि अगर मान लीजिए रितु खंडूड़ी भूषण बिहारी भी होती है और गढ़वाल से इलेक्ट होकर स्पीकर बनती है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं मानता, लेकिन तो ये लोग बात कर रहा लेकिन हूं। वो बिहारी नहीं है, वो जमील खंडूड़ी की लड़की है। उनके पति भी गढ़वाली हैं, उनके पति भी गढ़ मेरे छोटे भाई हैं और ये शादी आपको आश्चर्य होगा ये हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने कराई थी। अच्छा। मैं उस समय कवर करता था जनता दल, क्या होता था बी, हाँ वो लोक दल था ना, लोक दल बी, लोक दल बी। हाँ। बेदार की डालो छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरासा ही मेरा गुराला हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण जी। वैसे उनका पूरा नाम है भारत भूषण बेंजवाल, लेकिन वे अपने सरनेम का लिखते नहीं रहे हैं। वे हिंदुस्तान टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे, मेल टुडे के फाउंडर एडिटर, इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज सर्विस के एडिटर, द टेलीग्राफ के दिल्ली एडिटर। इसके अलावा वे टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बहुत से बड़े बड़े अखबारों में रहे, वाशिंगटन में भी रहे। इसके अलावा आजकल वे साउथ एशिया एडिटर ऑस्ट्रेलिया एकेडमिक न्यूज सर्विस 360info.org से जुड़े हैं। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत कम लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर हैं रितु खंडूड़ी भूषण। भारत भूषण जी के छोटे भाई राजेश भूषण जी की पत्नी है रितु खंडूड़ी जी। और मुझे अद्भुत ये लगता है, जब मैं कई बार वीडियो देखी या मैंने कई लोगों को देखता रहता हूँ कि उनकी शादी बिहार से हुई। ये कहते हैं भाई वो पूरी तरह से कर्णप्रयाग क्षेत्र के रहने वाले हैं भारत भूषण जी, और बेंजवाल उनका सरनेम है, खाल उनका गांव है। और बहुत लोग वहां फैलाते रहते हैं कि वो उन्होंने बिहार के किसी व्यक्ति से शादी की है, और वो कई बार मैंने भी पढ़ा कि उस जैसे सफाई दे रही है, जबकि इसका कोई मतलब होना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे, जैसे मैंने कहा भारत भूषण जी भी अपना बेंजवाल नहीं लिखते हैं, क्योंकि तब दिल्ली में बहुत से लोग थे जो अपना टाइटल छुपाते थे, शर्मा लिखने लग गए थे, बहुत सी बातें थी। तो मैं चाहता हूं आप जब इस बारे में आप भी बता दीजिए कि ये क्या है खंडूड़ी जी से आपका जो रिश्तेदारी है। पहली बात तो ये कि अगर मान लीजिए रितु खंडूड़ी भूषण बिहारी भी होती है और गढ़वाल से इलेक्ट होकर स्पीकर बनती है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं मानता, लेकिन तो ये लोग बात कर रहा लेकिन हूं। वो बिहारी नहीं है, वो जमील खंडूड़ी की लड़की है। उनके पति भी गढ़वाली हैं, उनके पति भी गढ़ मेरे छोटे भाई हैं और ये शादी आपको आश्चर्य होगा ये हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने कराई थी। अच्छा। मैं उस समय कवर करता था जनता दल, क्या होता था बी, हाँ वो लोक दल था ना, लोक दल बी, हाँ बहुगुणा जी उस पार्टी को कवर करता था। तो एक दिन उनका ये पंडित पंत मार्ग पे दफ्तर होता था, तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं जा रहा था, बहुगुणा जी अपनी आजकल पहन के रोज लगा के दरवाजे में खड़े होकर सबको गुड बाय करते थे, बड़ी अच्छी आदतें थी उनमें। मुझे कहा तुम रुक जाओ, तो मैं रुक गया। तो जब सब लोग चले गए, मैंने कहा कोई गलती होगी मुझसे, कुछ गलत सवाल पूछ लिया। इससे नहीं तो तुम्हारी गाड़ी का है? मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं, मैं टाइम से मिलने में तो इधर उधर कैसे जाते हो? मैंने कहा बस से जाता हूँ या स्कूटर से जाता हूँ, 3 व्हीलर। तो कहने चलो गाड़ी भी आ जाएगी किसी दिन, मेरी गाड़ी में चलते हैं। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहने लगे हरकिशन सिंह सुजीत के घर जा रहा हूँ मैं, रास्ते में बात करनी है तुमसे। तो हम बैठ गए, तो कहने लगे तुम्हारा छोटा भाई है राजेश भूषण। मैंने कहा शादी होगी उसकी? मैंने कहा नहीं हुई। तो करना चाहता है? मैंने कहा अभी 23-24 साल का, अभी कहाँ करेगा? वो आईएएस बन गए थे तब। जी। तो कब करेगा शादी? मैंने कहा जब उसको कोई लड़की पसंद आएगी तो कर लेगा शादी। तो कहने लगे मेरा भांजा है जनरल है आर्मी में, उसकी लड़की है, तो अपने भाई से पूछो। मैंने कहा भाई से क्या पूछना, फिर अपनी माँ से पूछूंगा, पिताजी की तो डेथ हो चुकी थी। तो कहने लगे पूछो, तुम मत दो डिसीजन उसके लिए कि जब लड़की पसंद आएगी तब उसको लेने दो। मैंने कहा ठीक है। तो तब वहां से बात चली और फिर उनके तो भांजे थे, फिर शादी में आए थे बहुगुणा जी। बहुगुणा जी से मेरी बहुत अच्छी चलती थी, बहुत अच्छी तो बहुत अच्छे आदमी। आपने बार एक किस्सा बताया था ना टाइम से, हिंदुस्तान टाइम्स से जो विरोध करने आए थे, आपका विरोध कर रहे थे एडिटर बनने पे,
तो जो विरोध करने वाले थे आपने उनके लिए चाय की वो बना दी, मिठाई हाँ, तो वो गोगोला जी से आपने, मैंने किसी वीडियो में ये उसका उल्लेख किया है। और तो आपका भी गोगोला जी कहते थे कि जो आपके विरोध में बात कर रहा है उसकी भी बात सुनो और उसकी इज्जत करो, उसकी खातिरदारी करो, निंदक नहीं रखिए। तो मेरे खिलाफ हिंदुस्तान टाइम्स यूनियन हड़ताल कर रही थी। वो क्या कर रही थी, जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे, मैनेजर थे, वो मुझे पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए वो करवाते थे। तो ढोल नगाड़े लेके ये लोग मेरा घेराव करने आ रहे थे, तो और उन्होंने मुझे बता दिया कि हम आपका घेराव करने आ रहे हैं। तो मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा भी पता करो कितने लोग आ रहे हैं। उसने कहा जी 15-20 है। तो मैंने कहा 15-20 लोगों के लिए कॉफी, चाय, कोका कोला, समोसा और ये गुलाब जामुन का अरेंजमेंट करके रखो, जब वो आएंगे करने तो घेराव, यूनियन का राइट है, मैं यूनियन के खिलाफ नहीं हूँ। तो उसने ऑर्डर कर दिया, उनको पता लग गया। तो मुझे यूनियन के प्रेसिडेंट का फोन आया कि क्या मतलब हुआ इसका कि आपने चाय, कॉफी और कोका कोला और ये समोसे मंगा के रख लिया हमारे लिए। मैंने कहा पूरे दफ्तर में तुम जाओगे नारे लगाते हुए, यहाँ आओगे, गला सूख रहा होगा तुम्हारा, आके चाय कॉफी पी लेना, उसके बाद करते रहो घेराव, और जो तुम्हारी डिमांड से बताना क्या है, तुम्हारी डिमांड सुन लेंगे, देखिए क्या हो सकता है। इससे तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हम नहीं आएंगे, तो वो तुम्हारा डिसीजन है, तो हम नहीं आ रहे, हम नहीं करेंगे घेराव। मैंने कहा मत करो, पर ये तुम्हारे नाम से आया सब कुछ, मैं यूनियन ऑफिस में भिजवा देता हूँ, बिना नारे लगाए चाय समोसे खा लेंगे। ये मैंने गोगोला जी से सीखा था। आप न्यू कॉलेज अजमेर वहाँ कैसे पहुंचे? वहाँ तो राजाओं के बच्चे पढ़ते थे। मैं स्कॉलरशिप पे पहुंचा हुआ। मैं जब गढ़वाल से दिल्ली आया, मैं यही सरोजनी नगर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। फिर एक स्कॉलरशिप होती थी शिक्षा मंत्रालय की गरीब बच्चों के लिए, उनको पब्लिक स्कूल भेजा जाता था। साल में 8 ऐसी स्कॉलरशिप होती थी, उसमें मेयो कॉलेज भेजते थे, सिंधिया स्कूल भेजते थे, दून स्कूल भेजते थे, राजकुमार कॉलेज राजकोट भेजते थे। तो ऐसे स्कूलों, तो वो स्कॉलरशिप उसके लिए इम्तिहान होता था, वो इम्तिहान मैंने दिया, उस इम्तिहान में मैं पास हुआ और मेयो कॉलेज अलॉट हुआ। तो हमको तो पता ही नहीं था कि ये क्या चीज है। स्कूल से चिट्ठी आई कि आपका नाम सरकार से आया है, आप स्कूल में आइए, फलानी तारीख को आना है, और एक लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी कि ये सामान बच्चे के साथ भेजना है क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल है। अच्छा, उसमें सामान कुछ ऐसे थे जिनका हमें पता ही नहीं था। एक था उसमें बाथरूम स्लीपर्स। अच्छा, न मुझे मालूम बाथरूम स्लीपर्स क्या होते हैं, ना मेरे पिताजी को। तो हमने पूरी सरोजनी नगर मार्केट छान मारी कि ये बाथरूम स्लीपर्स क्या होते हैं। हवाई चप्पल तो मालूम थी। तो उन्होंने कहा जी वो बाथरूम स्लीपर्स पुराने जमाने में आते थे बिना उठे वाले, वो एक स्ट्रैप सा होता था, ये होता है बाथरूम स्लीपर। वो बाथरूम स्लीपर खरीदा गया। अंग्रेजी मीडियम स्कूल था, अंग्रेजी मुझे आती नहीं थी। प्रिंसिपल अंग्रेज था, एक JTM गिब्सन। तो मैं वहां गया, तो मेरे पिताजी ने मुझे कुछ सवाल रटा दिए थे कि कोई पूछे कि व्हाट इज योर नेम, सर माय नेम इज भारत भूषण। व्हाट इज योर फादर, सर माय फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ऐसे करके 10-12 सेंटेंस रट के मैं गया था। तो जब वहां गया, वो सेंटेंस ज्यादा काम में आए नहीं। जब पहले दिन उन्होंने सब नए बच्चों को बुलाया, सब टीचर्स की मीटिंग होती थी, एक क्लब था टीचर्स का, स्टोव क्लब, तो वहां बुलाते थे जो जिनका एडमिशन हुआ उससे। तो मैं आखिरी एडमिशन मेरा था, मेरे को बुलाया, रात का टाइम था, मैं गया। किसने क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं खाली हंसता ही रहा। खाली ये समझ में आया कि उन्होंने कहा गो, तो मतलब जाओ, तो मैं आ गया। बाहर आके मैं गुम हो गया। मेरा कॉलेज 45 एकड़ जमीन है उसकी। कौन सा हॉस्टल था, नाम याद था मुझे, कॉलवेन हाउस, पर मालूम नहीं था है कहाँ पे। तो जहाँ लाइट दिखे मैं वहां चले जाऊं। बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटा चक्कर खाते खाते अपने में हॉस्टल में पहुंचा। शुरू में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। तो जो और भी लड़के आए थे स्कॉलरशिप पे 2-3, तो एक ऑस्ट्रेलियन टीचर होती थी, उसका नाम मुझे अभी भी याद है, मिसेस एंडरसन। तो कहा कि इनके लिए रेमेडियल क्लासेस होंगी, आप अंग्रेजी सीखने मिसेस एंडरसन के पास जाइए। तो मैंने कहा ये तो बड़ी शर्म की बात होगी, वो फिर से ABCD सिखाएगी। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं जाओगे? मैंने कहा मैं ऐसे ही सीख लूंगा। तो बाकी लोग गए और मैंने अंग्रेजी सुन के ही सीख ली थी। और मेरे को, मुझे याद है, एक क्लास में 0 मिला। अच्छा, हिस्ट्री की क्लास में। अंग्रेजी आती नहीं थी, जवाब क्या देते अंग्रेजी में। तो अगली बार जो चैप्टर थे मैं सबको रट के बिल्कुल याद करके चला गया जब टेस्ट हुआ, और जितना समझ में आया वो सब लिख दिया। तो
बहुत अच्छे नंबर मिल गए। तो टीचर ने कहा देखो ये होती है मेहनत, उसे क्या मालूम खाली रट के आया था। फिर बाद में पता लगा कि रटने से कोई नॉलेज बढ़ता नहीं है, समझना भी पड़ता है। और अंग्रेजी सीखने में शुरू में मुश्किल हुई, पर सीखी और अच्छे नंबरों में हायर सेकेंडरी की, आगे भी पढ़ाई ठीक ठाक ही हो गई। वाकई में उत्तराखंड को में यही बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी मैं भी 12th करके बीएससी करने गया तो 6 महीने तक पता ही चला क्या लिखा है। मतलब अंग्रेजी का इतना वाकई में ये बड़ा पता नहीं उत्तर प्रदेश या साउथ की स्टेट कैसे आगे निकल गए। देखिए अंग्रेजी में भाषा ठीक है, मेरी गढ़वाली हो अच्छी बोलनी चाहिए, हिंदी भी बोलनी चाहिए, सब कुछ, लेकिन जहाँ जो भी भाषा नौकरी देती है, रोजगार देगी, जॉब देगी, फ्यूचर बनेगा, वो भाषा सिखानी चाहिए। मेरा यदि उत्तराखंड में भी यही कर लेते, संभवतः क्लास 3 या वगैरह से की है, लेकिन वो नाम मात्र के सरकारी स्कूलों में। तो ये वाकई में ये सोचना चाहिए उत्तराखंड के लोगों को। एक और बात, आप उत्तराखंड के लोगों को, जैसे यही है, जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी, इस तरह की और क्या बात है आप युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहते हैं? क्या फिर भी मतलब आप एक गांव से निकल के आप जो क्रीम जर्नलिज्म के वहां तक पहुंचे हैं, टॉप। ये इसमें तो मैं कहूँगा कुछ मेहनत है, कुछ लक है जी। लेकिन मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का, जिन्होंने मुझे बहुत मदद की स्कूल में, कॉलेज में, समझाने में दुनिया क्या है। तो मैं तो बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ पूरे टाइम। तो माँ बाप ने मुझे पैदा किया, अच्छे संस्कार दिए, वो तो बात एक जगह है। लेकिन मैं इस बात पे लकी रहा, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हमेशा, जिन्होंने गाइडेंस भी दी, वो दोस्तियां भी दी जो आज तक बनी हुई हैं। तो मैं तो कहता हूँ आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ माय फ्रेंड्स। उत्तराखंड में भी वैसे जर्नलिज्म को लेकर कुछ आप देखते हैं वहाँ के अखबार, या कैसे उत्तराखंड में कैसे चल रहा है, कुछ मालूम है? कभी कभार देखता हूँ पर कोई खास नहीं देखता। उत्तराखंड की थोड़ा जर्नलिज्म के मैं बारे में बता दूं। वैसे तो सभी अखबारों का ये हाल हो गया कि वो किसी भी, जो चाहे सरकार में जो भी है, उसके खिलाफ एक लाइन लिखते नहीं, क्योंकि उससे उनको विज्ञापन मिलता है, ठीक। लेकिन इसके अलावा बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हो गए हैं, सभी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सभी की पहले बता दूं, कुछ बहुत अच्छे भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग यही है कि वो एक छोटी मोटी, जैसे परचून की दुकान थी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर लोग कहते हैं, या और मैदान उत्तराखंड में गए, कोई वहां बड़े बड़े मतलब कोठियां बना दी, बंगले बना दिए, कुछ विधायक बन गए हैं। और इसके अलावा जर्नलिज्म की यदि हम बात करें तो उनके धंधे हो गए, कुछ वहां यूनिवर्सिटी खोल रहे, जमीन ले रहे। ये धंधेगिरी उत्तराखंड में जो जर्नलिज्म में आ गई, उसमें पहाड़ का आदमी नहीं है इसमें ज्यादा इन्वॉल्व। इस जर्नलिज्म पे कैसे वहां हो कि ये नेता और जो अफसर और ये मिलके जो लूट रहे उत्तराखंड को। तो आप उत्तराखंड के जर्नलिज्म को ही क्यों ब्लेम कर रहे हैं? क्या दिल्ली का नेशनल जर्नलिज्म उससे कुछ अलग है? हाँ। न्यूयॉर्कर में एक इंटरव्यू आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक का, उसने रिकॉर्ड पे कहा है कि वी आर नॉट इन द न्यूज बिजनेस, वी आर इन द एडवर्टाइजिंग बिजनेस। बिल्कुल। तो तुम भी धंधे में हो भाई, है ना? अगर आप अखबार को बेच रहे हो साबुन की तरह, सिगरेट की तरह नेशनली, तो उत्तराखंड के जर्नलिज्म के बारे में माथा पीट के क्या करना? वो लोग वही कर रहे हैं। ये मेरी पीएचडी में ये लाइन है कि एक मतलब ये वाकई में एडवर्टाइजमेंट का धंधा हो गया। मेरी एक किताब आई है पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग पे, जो पार्लियामेंट रिपोर्ट करता है, उस जर्नलिस्ट की पहली किताब है। तो उसमें भी मैंने बहुत लोगों से, जर्नलिस्टों से बात की, तो सभी ये कहते हैं कि हमें ऐसी खबरें न लिखनी है न दिखानी है टीवी पे, जिससे उसका रेवेन्यू पे कुछ असर पड़े। इसका कारण ये है कि जो जितना भी एड रेवेन्यू अखबारों का है, हाँ। इतना तो मैं समझ ही पाया हूँ अब तक। हाँ। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार का भी 45% रेवेन्यू जो है वो सरकारी एड से आता है, क्लासिफाइड एड से। हाँ। 45 मतलब आधा आपका रेवेन्यू अगर सरकार से आ रहा है और सरकारी एड से आ रहा है, तो आप क्यों सरकार से पंगे लेंगे? हाँ, तो जर्नलिज्म ऐसी चली गई ना, जमाना बदल गया। थोड़ा परिवार के बारे में भी लोग जानना चाहेंगे कि भारत भूषण जी का परिवार कैसे है। आप तो बिल्कुल अभी बिल्कुल यंग ऐसे लगते हैं कि मतलब 60 से भी नीचे में, सही बता रहा हूँ। यंग तो नहीं, तो इसका राज क्या है, और दूसरा परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। यंग मैं नहीं हूँ। मेरे पिताजी दिल्ली में काम करते थे, विजिलेंस डिपार्टमेंट में थे, ऑल इंडिया रेडियो के। उससे पहले डीएवीपी में थे, और वो सर्विस में ही मर गए। उनकी डेथ हो गई 54 साल की उम्र में। तो मेरा छोटा भाई उस समय कॉलेज में पढ़ता था। लोगों ने कहा कि भाई इसको नौकरी मिल जाए, मैं तो जर्नलिस्ट बन चुका था, कि इसको नौकरी दिला दो कंपैशनेट ग्राउंड्स पे, कम से कम असिस्टेंट की नौकरी तो मिल ही जाएगी, हो सकता है सेक्शन ऑफिसर की मिल जाए। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं,
अगर मेरे को पढ़ने का मौका दिया है, हमारे पिताजी कहते थे कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते शिक्षा के सिवाय, मैंने कहा इसको भी पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उसने अपना एमए खत्म किया, आईएएस का इम्तिहान दिया, आपको मालूम था वो हेल्थ सेक्रेटरी रहा, रिटायर हो गया राजेश भूषण। तो हमारे यहाँ एजुकेशन पे बड़ा ध्यान दिया जाता था। मेरी बहन भी पढ़ाती थी, इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल रही है गढ़वाल में, वो भी रिटायर हो गई है। मेरी वाइफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंद्रप्रस्थ कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर थी हिस्ट्री की, वो भी अभी रिटायर हुए। तो हमने अपने बच्चों को यही कहा कि भैया पैसा वैसा हमारे पास नहीं है, तुमको पढ़ाई अच्छी करवाएंगे। मेरा बड़ा लड़का जो है उसको रोड स्कॉलरशिप मिली, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, ऑक्सफोर्ड से उसने पीएचडी की, वो साइंटिस्ट है। अभी वो एस्ट्राजेनेका के लिए काम करता है, जिन्होंने कोविड वैक्सीन बनाई, दे पोस्टेड हिम टू बार्सिलोना, तो वहाँ पर है। छोटा लड़का उसने लॉ किया, वो भी अमेरिका गया, नेशनल लॉ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से उसने एलएलएम किया, वापस आ गया और अब दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोनों बच्चे अपने अपनी लाइन पे लग गए। मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट थी कि भाई जो भी करो पत्रकार मत बनना बस। बिल्कुल थे भारत भूषण जी। यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इस तरीके के जो उत्तराखंड या हिमालय से जुड़े जो लोग हैं जिनको हमको पहचानना चाहिए, खासतौर पर देश दुनिया के लोग तो उनको जानते ही हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों को भी जानना चाहिए। मैं इसी एक उद्देश्य से आपके सामने भारत भूषण जी को लाया हूं और भी लोगों को आपके सामने लाता रहूंगा। लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखेना और आप किस शहर से, राज्य से, देश से हैं वो भी जरूर लिखिएगा। आऊंगा जल्दी नई स्टोरी के साथ में, इसी तरह के संवाद के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।